गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। और आज हम कवर करेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सेक्शन 11 और इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 पावर टू सर्च विदाउट वारंट। और उसमें क्या था? सर्च विदाउट वारंट अरेस्ट। ठीक है, तो वैसे तो हम इस क्लास को पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अपनी बुक के बारे में बताया था। उस क्लास में हमने इसको सेक्शन को पढ़ाया था, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी हम बता देते हैं। और हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कवर करना जरूरी है ना। तो क्या है पावर टू सर्च विदाउट वारंट? ऑथोरिटी टू सर्च एंड डिटेन। क्या है कि कोई भी बल सदस्य, उसको पावर है क्या? किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। किन किन परिस्थितियों में है ये जान लेते हैं। और ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट हमने लिया है, ये हमने अपनी बुक से लिया है। तो हमने अपनी बुक को बहुत इजी लैंग्वेज में और बिना कुछ मिस करे बनाई है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है bflystudy.in करके। अथॉरिटी टू सर्च एंड डिटेन, उसको सर्च करने की पावर और उसको हिरासत में लेने की पावर। किन किन परिस्थितियों में है? अ मेंबर ऑफ द फोर्स नॉट बिलो द प्रेस्क्राइब्ड रैंक, मतलब हवलदार से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। कैन सर्च, वो सर्च कर सकता है किसी को भी। अ पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग, उस व्यक्ति को भी सर्च कर सकता है और जो उसके साथ है उसको भी कर सकता है। किसको? जिसके ऊपर शक हो। कौन से? या वो लगता है कि इस अपराध में वो शामिल है, वो जान लेते हैं। किसी पर्सन को सर्च कर सकता है, उसके बिलोंगिंग को सर्च कर सकता है विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट के। किन किन परिस्थितियों में? इफ देयर इज अ बिलीफ दैट, यदि ये विश्वास हो जाए कि ऑफेंस अंडर द सेक्शन 11, कि कोई अपराध सेक्शन 11 के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है। हमने 11 पढ़ा था, उसको आप दोबारा देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन है तो। बीन, या तो सेक्शन 11 के तहत कोई अपराध हुआ है या फिर होने वाला है या होने जा रहा है। समझ में आया? ऑब्टेनिंग अ वारंट, और वो विदाउट वारंट क्यों उसको अरेस्ट करेगा? जब उसको ये विश्वास हो जाए कि अगर मैं और वारंट लेने गया तो ये ऑफेंडर को, अपराधी को एक तरीके का अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त हो जाएगा। क्या? या तो वो भाग सकता है या फिर कंसील एविडेंस, या वो सबूतों को छिपा सकता है। तो आप क्या तर्क दोगे वहां पे? तर्क भी, और ये इस तरीके की सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए। कोर्ट में तो तर्क चलेगा आपका, लेकिन रियली में आपके सामने इस प्रकार की कोई सिचुएशन होनी चाहिए कि भैया मैंने विदाउट वारंट इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि मुझे ये डाउट था कि अगर मैं वारंट जब तक लेने जाता तो ये वहां से भाग सकता था, या फिर वो एविडेंस को छुपा सकता था, या उसके साथ कुछ इस तरीके की छेड़छाड़ कर सकता था कि मैं आसानी से बच सकूं, बच जाऊं, है ना। नेक्स्ट, द ऑफेंडर कैन बी डिटेन्ड, उसको हिरासत में लिया जा सकता है। किसको? जिसने अपराध किया है या अपराध करने जा रहा है या अपराध होने वाला है और उस पर ऐसा विश्वास हो या ऐसा डाउट हो। डिटेन, उसे हिरासत में लिया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है, और यदि जरूरी समझा जाए तो उसको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया? अरेस्ट और हिरासत में अंतर आपको पता ही होगा। एप्लीकेशन ऑफ द सीआरपीसी प्रोविजंस, इसमें जो भी हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वो किसके कैसे करेंगे? जो लोकल पुलिस करती है, सीआरपीसी, जो सीआरपीसी में दिया हुआ है। सर्च अंडर दिस सेक्शन विल बी फॉलो द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो प्रोसीजर उसमें दिया गया है, हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। समझ में आया? यहाँ तक बहुत ही आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर उस बुक से आप स्टडी करोगे ना तो आप उसको एंजॉय करोगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस जिस बुक से हम स्टडी कर रहे हैं ना अभी, जो हमें ट्रेनिंग सेंटर से मिलती है, एक्चुअली एनर्जी कंज्यूमिंग बुक है। ये हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये बनी किसके लिए? ये इस बुक को पढ़ के या तो लोग सर्विस में आते हैं या घर जाते हैं, ये वकील, एडवोकेट और
जजेस के लिए बनी है भाई साहब, हम है नॉर्मल पाठक रीडर। तो खैर एनीवे नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी है और इसको हम बाद में कवर करेंगे, पहले मैं सेक्शन 12 पढ़ा देता हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ये क्लियर है ना, अगर आपका सेक्शन क्लियर है तो भाई सेक्शन में से आपके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनेंगे, है ना। अगर आपका सेक्शन क्लियर है तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गई ना पूरी कहानी, तो फिर डिपार्टमेंट कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दे, आप उसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो, व्हाट अंडर व्हाट कंडीशन कैन बी मेंबर ऑफ द फोर्स सर्च अ पर्सन विदाउट वारंट, मतलब विदाउट वारंट अ पर्सन किस सिचुएशन में उसको अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने आंसर दिया, इफ दे बिलीव एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 11 हैज बीन, यदि उसको ये विश्वास हो जाए कि 11 सेक्शन के तहत कोई अपराध हुआ है या होने जा रहा है ना। हु इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट अ सर्च विदाउट अ वारंट, कौन है भैया, हमने अभी पढ़ा था कि वो प्रेस्क्राइब रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। मेंबर नॉट बिलो द प्रेस्क्राइब रैंक। what must the force member consider before conducting a search without a warrant, क्या विचार करना चाहिए या क्या उसके दिमाग में होना चाहिए या लगना चाहिए उसको कि भैया अगर मैं वारंट लेने गया तो वो या तो एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर वो छिपा सकता है या फिर वो खुद भी भाग सकता है। Which legal provision applies search to conducted under the section 12 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये समझ लेना, विच लीगल प्रोविजंस अप्लाई टू सर्च कंडक्टेड अंडर द सेक्शन 12, सेक्शन 12 के अंतर्गत कौन से प्रोविजन का हमें इस्तेमाल करना है, उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। हमने बताया था ये क्या है, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, हमने अपनी बुक में ये इसको फिर हिंदी में भी दिया हुआ है। अब ये तो हमारा इंग्लिश हो गया, चूंकि इंग्लिश भी पढ़नी जरूरी है। इंग्लिश इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि हिंदी भी काफ़ी कठिन है। अब हमने इसका ये हिंदी में भी दे दिया, ये हमारी एक्चुअली बुक से लिया गया हमने। तो ये सारे फिर बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है, ये हमने सब कुछ पढ़ा ही दिया आपको। सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 13, इसको भी पढ़ लेते हैं अपन भैया। सेक्शन 12 में हमने किसी को अरेस्ट किया। अब अरेस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन वहाँ पे सावधानी क्या क्या बरतनी है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है क्या, सेक्शन 13, और हम हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट हम बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं कि भैया थोड़ा सा पॉइंट वहाँ से बता दिया, थोड़ा सा पॉइंट वहाँ से बता दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं और सेक्शन को पूरा पढ़ा रहे हैं, जो भी उसमें आता है जितना हम समझा पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। एनी मेंबर ऑफ द फोर्स, ये क्या है, सेक्शन 13 है, प्रोसीजर टू बी द फॉलो आफ्टर अरेस्ट, की जो भी हमें प्रोसीजर फॉलो करना है अरेस्ट करने के बाद वो क्या है ना। सबसे पहले क्या करना है, एनी मेंबर ऑफ द फोर्स हु मेक्स एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट मस्ट, कि उसको क्या करना है जब हम कोई व्यक्ति, जब कोई बंदा, कोई मेंबर ऑफ द फोर्स किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं, करना जरूरी है ना, नहीं तो आपकी नौकरी पे बनना आएगी बात। अरेस्ट का हल्का मामला नहीं है ना। हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर, क्या है कि जो जिसको आपने अरेस्ट किया है, अरेस्टेड पर्सन को, उसको क्या है, पुलिस ऑफिसर्स को हैंड ओवर करना है विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले। भाई एक तो सिचुएशन हो जाती है डिले, आप कोई फॉर्मेलिटीज, डिपार्टमेंटल कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर पाए या कोई आपका सीनियर अधिकारी वहाँ पे नहीं आ पाया, उसकी वजह से डिले हो गया तो चलेगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि पुलिस वाले भाई, लोकल पुलिस वाले भी फिर आपसे पूछेंगे कि भैया आप कब हुआ था अरेस्ट, वो सारी कहानी, इस टाइम क्यों आए, तो वो भी एक नया पंगा खड़ा करते हैं। तो अननेसेसरी डिले, अगर पुलिस वाला वहाँ पे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इफ अ पुलिस ऑफिसर इज अनअवेलेबल तो क्या करेंगे, टेक द अरेस्टेड जो पर्सन है जिसको हमने अरेस्ट किया है, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे लेके जाएंगे ब्रो।
ठीक है। पुलिस स्टेशन along with the report explanation the circumstances leading to the arrest। क्या होगी उसके साथ? उसके साथ वो सारी चीजें होगी कि भैया वो क्या सिचुएशन आ गई थी या क्या सिचुएशन में आपने अरेस्ट किया और परिस्थितियां क्या थी और वहां पर अरेस्ट करना जरूरी था या नहीं जरूरी था, ये सारी चीजें होती ही है ना। और उसके साथ यदि कोई सामान मिलता है, यदि उसके साथ कोई सामान मिलता है तो आपको उसका भी एक सीजर बनाना पड़ेगा और वो भी उसके साथ उसको वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये है कि आपको यहाँ तक ये सेक्शन 13 आपको समझ आया होगा, है ना। दूसरी बात ये है कि आप जब भी किसी पर्सन को कस्टडी में लो तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको चोट खुद मार ले वो, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो खुद भी अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और चूंकि उसके जिम्मेदार अगर वो आपकी कस्टडी में है तो 100% आपकी जिम्मेदारी है उसकी और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं एक कहानी बता देता हूँ आपको, लेकिन ये क्लास लंबी हो जाएगी। कि एक चोर को पकड़ा, जेब कतरा मान लो आप, ये रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेंटली कितने फिरे हुए होते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलो खैर, एनीवे इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको। तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। और ये हमारी बुक है सीएसएफ एक्ट एंड रूल का सरलीकरण। इस बुक में हमने हर सेक्शन और रूल्स को आसान भाषा में समझाया है और 300 से भी ज़्यादा अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आप इसे दिए गए नंबर पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट tflystudy.in पर विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं।